आप सभी को मेरा प्यार भरा और दिल से नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनिन मार्टिन के कंप्लीट ग्रामर सीरीज में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब्स के सबसे कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो मॉडल वर्ब्स में सबसे कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब्स कौन होते हैं? इन्हें हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 32 है और चैप्टर नंबर 32 में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा और जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब्स में सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब्स होते हैं तो वो होते हैं सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल वर्ब्स कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? ये कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये कभी कभी मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होते हैं और कभी कभी ये मेन वर्ब्स की तरह यूज होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कब हमें इन्हें मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करना है और कब हमें मेन वर्ब्स की तरह यूज करना है। तो अगर आप छोटा सा वीडियो रहने वाला, अगर आप पूरा वीडियो को देखोगे तो आपका इन तीनों मॉडल वर्ब्स से जो भी डाउट है इनसे रिलेटेड, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अभी वीडियो स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो फिर कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 32 है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आप लोग बीच बीच में रिक्वेस्ट करते हैं सर कि जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो लाइए, क्योंकि आप लोगों को समझने से कुछ मतलब है नहीं। तो ध्यान देना है आपको कि अगर जो चैप्टर बड़ा होगा तो मैं उसे एक वीडियो में नहीं, अलग अलग पार्ट में करके बनाऊंगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में आपके लिए चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 33 में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं यूज टू, नीड और डेयर के क्या यूजेस है। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम यूज टू के बारे में बात करेंगे। तो यूज टू देखो एक सेमी मॉडल है। मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूं, सेमी मॉडल हम वैसे मॉडल्स को कहते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब आधा होता है, यानी कभी ये मॉडल वर्ब्स का भी काम करता है, ये आधा मॉडल वर्ब है। कभी ये मॉडल वर्ब का काम करता है और कभी ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूज टू की बात करें तो यूज टू का यूज हम कैसे करेंगे? तो जब भी आपको डिसकंटिन्यूड हैबिट बताना हो, आपको कैसा हैबिट बताना हो? आपको डिसकंटिन्यूड हैबिट बताना हो। डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब वैसी आदत जो एक समय में होता था, एक समय में आप उस चीज को करते थे, आपकी उसकी आदत लगी हुई थी, आदतन आप वो चीज किया करते थे, बट अब आप वो नहीं करते हैं, अब आपने उस हैबिट को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कोई भी डिसकंटिन्यू हैबिट हो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब यूज टू का हम प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा, पहला सेंटेंस क्या है? ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक। तो देखो, यूज्ड एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद हम क्या करते हैं? टू भी लगाते हैं। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉडल्स के बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो V1 होते हैं। तो ही यूज्ड टू स्मोक, इसका मतलब क्या हुआ? वह स्मोकिंग किया करता था, वह स्मोकिंग, वह धूम्रपान किया करता था। किया करता था का मतलब क्या हो गया? वो अब नहीं करता है, अब उसने इस हैबिट को डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, मैं दिल्ली में रहा करता था, अब मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, पहले मैं रहा करता था। हम लोग सिनेमा जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं। ठीक है, बचपन में मैं स्कूल जाया करता था लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो कोई भी हैबिट जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज टू स्मोक। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाए? अगर इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप डायरेक्ट इसी मॉडल वर्ब का यूज कर दो, और नहीं तो आप इसके साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो। अलग से हेल्पिंग वर्ब आप इसका डीड का भी यूज कर सकते हो। ध्यान देना है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में जनरली जब हम मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है। और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डू, डस, डीड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूज टू का प्रयोग हम करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, प्रेजेंट की हैबिट नहीं, पास्ट की हैबिट जो अब डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसलिए हम पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे हम, अगर हमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेना पड़े तो मैं आपको देखो बता रहा हूं इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा। तो वह स्मोकिंग किया करता था, अच्छा वह स्मोकिंग नहीं किया करता था। तो हमने क्या किया? हमने यहां पर अतिरिक्त कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, हमने यूज्ड को ही रहने दिया। ठीक है, और यूज्ड और टू के बीच में हमने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया। तो ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो गया? ही यूज्ड नॉट टू स्मोक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूज्ड को हम मेन वर्ब की तरह यूज कर ले और इसके साथ हम एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब लगा ले, डिड, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये भी आज के मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल प्रचलित में है और गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका देखो क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर नोट के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ले लिया डीड के रूप में।
तो ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, तो दोनों ही सेंटेंस सही है। यहां पर ये प्योर मॉडल वर्ब है, बट यहां पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके साथ एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब ले चुके हैं। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव भी आप दो तरीके से बना सकते हो, जिसमें अच्छा कैसा इंटेरोगेटिव की हम बात कर रहे हैं, यस नो इंटेरोगेटिव की बात करें, जिसका हमें आंसर किस में मिलता है, यस या नो में मिलता है। और जो भी यस नो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे शुरू में सबसे फर्स्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं। अब वो ऑक्सिलरी वर्ब या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा या तो कोई मॉडल वर्ब होगा। तो जैसे देखो हमने यहां पर यूज्ड को ही रखा एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो हमने क्या किया, यहां पर यूज्ड को बाहर निकाल दिया, तो इसका क्या हो गया इंटेरोगेटिव फॉर्म, यूज्ड ही टू स्मोक, क्या वह स्मोकिंग किया करता था। हम यस नो वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वह स्मोकिंग किया करता था। लेकिन अगर आप चाहे तो डिड लगा करके भी बना सकते हैं, तो डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इसका जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, ही यूज टू स्मोक, अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इन दोनों तरीके से बना सकते हो, और अगर आप यस नो इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो इन दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक गलती मत करना, जैसे अगर आप डिड लगा रहे हो तो इसके साथ आप यूज्ड मत लगाना। हालांकि कुछ लोग इसको सही मानते हैं, बट जब डीड लगा दिए ना, तो वैसे भी मैंने आपको टेंस में बताया था कि डू, डज और डीड के बाद आने वाला जो भी वर्ब होता है ना, हमेशा V1 के फॉर्म में होता है। तो यहां पर हम यूज्ड तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए इस चीज को फॉलो मत करना। अगर आपने डीड लगाया तो फिर यूज्ड को यूज के फॉर्म में रहने देना, इसको रहने देना, ठीक है। इसको मत यूज करना, इसको यूज करना, ठीक है। दोनों तरीके से ही बात समझ में आ रही है। चलिए आगे कुछ और चीज देखते हैं। एक चीज ध्यान देना, जो मैं बात कर रहा हूं यूज टू का, ये यूज टू जो है ना, यूज टू में जो यूज्ड है, ये मॉडल वर्ब तो है ही। ये मॉडल वर्ब के अलावा कभी कभी ये एडजेक्टिव का भी काम कर देगा, ये कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर देगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है या मॉडल का काम कर रहा है। तो देखो, अगर इस यूज्ड के पहले कोई भी बी का फॉर्म नहीं आया तो समझ लेना कि ये जो है ना यूज्ड, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये जो यूज्ड है ना ये मॉडल है। लेकिन अगर यूज्ड के पहले अगर बी का कोई फॉर्म आ गया, बी वर्ब का कोई फॉर्म आ गया, अच्छा बी का कौन कौन सा फॉर्म होता है, बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर। तो देखो यहां पर यूज टू लगा हुआ है और इसके पहले बी का फॉर्म आया इज, एम, आर, वाज या वर। तो समझ लेना कि ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर हमने उसी बात पे थोड़ा लाइट डालने का कोशिश किया है। देखो यूज टू के पहले अगर बी आ गया तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स्टम्ड टू, इसका मतलब होता है एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम्ड टू का मतलब होता है कि आप किसी चीज के आदी हो गए हैं, मतलब आपको उस चीज का लत लग गया है, आप उससे अभ्यस्त हो गए। जैसे कहने का मतलब है ना कि आजकल हम लोग वायरस से क्या हो गए, यूज टू हो गए। मतलब वायरस, ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या हो गए, हम लोग इससे यूज टू हो गए। बहुत सारे डेडली वायरस भी है जिससे हम क्या हो गए, यूज टू हो गए। तो यूज टू का मतलब एक मतलब और होता है कि आप उस चीज के आदी हो गए, उसके आप अभ्यस्त हो गए। तो जब भी आप यूज टू के पहले अगर कोई दूसरा वर्ब बी का कोई फॉर्म लगा दोगे ना, तब ये एडजेक्टिव का काम करता है और इसका मतलब होता है एक्स्टम्ड टू, मतलब हैबिचुएटेड टू या फिर फैमिलियर विद समथिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज केवल पास्ट के लिए करेंगे, इसका यूज आप प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हो, पास्ट के लिए भी कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट के लिए करोगे तो यूज टू से पहले बी का जो फॉर्म आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा इज, एम, आर के फॉर्म में होगा, अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो। लेकिन अगर आप इसी बात को अगर पास्ट में बोलना चाहते हो कि पास्ट में आपको किसी चीज की आदत थी या आप उसके आदी थे, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, बी का पास्ट फॉर्म आपको वाज वर लिखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जितने भी आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर ये चीज बिल्कुल पूछता है, खतरनाक तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। अगर केवल अकेले यूज्ड है और इसके साथ टू लगा हुआ, समझ लेना कि ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल है। और मॉडल के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होगा ना, वो हमेशा V1 के फॉर्म में होगा, वो हमेशा V1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज टू के पहले देखते हो बी लगा हुआ है, यूज टू के पहले अगर बी लगा हुआ है, अगर बी लगा हुआ है, तो समझ लेना ना कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है।
और चूंकि यहां पर टू जो है ना ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जेरेंड होता है, यानी कि V4 होता है, तो यहां पर आपको V4 लगाना पड़ेगा। तो फर्क आप समझ रहे हो? अगर आपको जेरेंड नहीं पता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इतना अगर नहीं पता है तो सिंपली आप ऐसे जान लो, केवल यूज टू रहेगा, आप इसके बाद आने वाले वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखोगे। लेकिन अगर यूज टू के साथ अगर बी भी लगा हुआ है, अगर बी भी लगा हुआ है, तो इसके बाद आने वाले वर्ब को V4 के रूप में रखोगे, यानी कि ING के रूप में रखोगे। ये बात बिल्कुल ध्यान देना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ध्यान देना, जैसे हमने यहां पर दो एग्जाम्पल लिखा, जैसे एक तो एग्जाम्पल है ही वॉज यूज टू स्मोकिंग। देखो अब यहां पर हम जो है ना, यहां पर हम स्मोक नहीं लिख रहे हैं। स्मोक लिखने का मतलब क्या है? स्मोक लिखने का मतलब है कि हम V1 लिख रहे हैं, यहां पर हम स्मोक नहीं लिख रहे हैं, बल्कि यहां पर हम ING वाला फॉर्म लिख रहे हैं, स्मोकिंग लिख रहे हैं। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम V4 लिख रहे हैं। V4 क्यों लिख रहे हैं? V4 हम क्यों लिख रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम V4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर यूज के पहले वाज आया है, और वाज किसका फॉर्म है? वाज बी का फॉर्म है, वाज बी का फॉर्म है, वाज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। तो अगर बी का फॉर्म होगा तो यूज टू के बाद आपको ING लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, ये सेकेंड सेंटेंस क्या सही लिखा हुआ है? देखो यूज टू के पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको सबसे पहली बात, ये सेंटेंस में हमें नोट नहीं लगाना, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। ये चीज यहां पर गलती से आ गया है, ठीक है, हाँ, टाइपिंग एरर यहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा ही यूज टू स्मोक। अब देखो यहां पर इज लगा रहे हैं, मतलब इसी बात को हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, और अगेन इज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। अगेन इज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। तो जब बी का फॉर्म आया है यूज्ड के पहले, तो फिर आप यहां पर स्मोक नहीं लगा सकते हो, आपको स्मोकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको धूम्रपान करना नहीं पड़ेगा, मतलब यहां पर स्मोकिंग लिखना पड़ेगा, स्मोकिंग करना नहीं पड़ेगा, मतलब स्मोकिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा चीज बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आपके पास ब्रेन नहीं है। हाँ, देखिए कहाँ गया जी, अब देखो इसके बारे में हम कोई चीज बता देता हूं आपको, इसके बारे में कुछ चीज बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया, कुछ कुछ चीजें जो है जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, हाँ यहां से जानिए, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे हमने लिखा ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू प्ले, या फिर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो आपको यहां पर बताना, ही यूज्ड टू प्ले या प्लेइंग, यहां पर हम क्या करेंगे, प्ले लिखेंगे या प्लेइंग लिखेंगे? ही यूज्ड टू प्ले होगा या ही यूज्ड टू प्लेइंग होगा? तो अगेन देखो, इस यूज्ड के पहले कोई भी बी का फॉर्म नहीं आया, मतलब ये मॉडल वर्ब है, और अगर ये मॉडल वर्ब है तो फिर हम प्लेइंग तो नहीं कर सकते, हमें V1 रखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा रहे, he was used to play होगा या playing होगा? playing क्रिकेट। तो अब देखो यहां पर आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, एक तो प्ले है और एक प्लेइंग है, आप बताना क्या लगाओगे। अब ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा यूज्ड के पहले वाज लगा हुआ है, और वाज किसका फॉर्म है? वाज बी का फॉर्म है, और अगर बी का फॉर्म आ गया तो समझ लेना कि इसके बाद ये जो यूज्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब ING होता है, तो प्लेइंग होगा, प्ले नहीं होगा। सही चीज क्या हो जाएगा, ही वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, यानी उसको क्रिकेट खेलने, वो क्रिकेट खेलने के आदी था, उसके अभ्यस्त था वो। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अब जानते हैं कुछ नया चीज। देखो
नीड और डेयर के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। नीड और डेयर के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखो, ध्यान से समझना। बोथ आर सेमी मॉडल्स, ये दोनों सेमी मॉडल वर्ब्स है। सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है? सेमी मॉडल का मतलब है कि वो मॉडल का भी काम करे, वो मॉडल का भी काम करेगा और वो मेन वर्ब का भी काम करेगा। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि नीड या डेयर कब मॉडल वर्ब है और कब मेन वर्ब है? तो वही कंफ्यूजन मैं आपको दूर करना चाहता हूं आपके लिए यहां पर। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात है जो नीड है ना, नीड से हमें क्या पता चलता है? नीड का मीनिंग क्या होता है? नीड शोज रिक्वायरमेंट। नीड से रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं ना जरूरत, है ना, तुम्हें यह करने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है ना, तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। तो रिक्वायरमेंट बताने के लिए हम नीड लगाते हैं। भाई डेयर का मीनिंग क्या होता है? डेयर शोज करेज और चैलेंज। डेयर करेज या चैलेंज के बारे में बात करता है। करेज का मतलब साहस, हिम्मत, और चैलेंज का मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो? चुनौती दे रहे हो। तो चैलेंज या करेज के लिए क्या करते हैं? डेयर का यूज करते हैं। पहली बात तो ये दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं कि कब ये मॉडल्स है और कब ये मेन वर्ब्स है। तो देखो, इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, स्पेशली दो तरह के सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दे आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स। तो जब हम नीड या डेयर का यूज हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे विदाउट कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स के रूप में नीड और डेयर दो ही जगह यूज होता है, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ये दो जगह पे नीड और डेयर जो होता है वो क्या काम करता है? वो मॉडल वर्ब्स का काम करता है। किसका काम करता है? मॉडल वर्ब्स का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो कि सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है और बीच में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड या डेयर जो है ये काम कैसा करेगा? आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ये मेन वर्ब्स की तरह यूज होता है, ठीक है। चीजें क्लियर है? देखो, कुछ और बात को आपको ध्यान रखना है। अभी बेसिकली मैं बता रहा हूं कि मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स में क्या होता है ना कि मॉडल वर्ब्स के बाद अगर दूसरा कोई मेन वर्ब आता है तो उसे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहना पड़ेगा। उसे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने कैन के साथ देखा, शैल के साथ देखा, विल के साथ देखा। उसके बाद अगर मेन वर्ब होगा, अगर नीड या डेयर अगर मेन वर्ब होगा तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा ना वो फुल इन्फिनिटिव होगा, यानी कि वो 2 + V1 होगा। इसके बाद अगर वर्ब आ जाए, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद अगर दूसरा कोई वर्ब आ जाए तो उसे 2 + V1 के फॉर्म में रहना पड़ेगा, ठीक है। अगेन देखो, अगर ये मेन वर्ब्स होगा तो आपको तो पता ही है कि मेन वर्ब्स अपने पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ले लेता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स ले सकता है। तो अगर ये नीड या डेयर अगर मेन वर्ब है तो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब डू को भी ले सकता है, डज को भी ले सकता है और डीड को भी ले सकता है जरूरत पड़ने पे। लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब होगा तो क्या ये अपने से पहले डू, डज या डीड ले पाएगा क्या? जरा मुझे बताना। क्या अगर आप मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हो तो क्या कैन के साथ आप कभी भी एक्स्ट्रा कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो? नहीं ना। तो मॉडल वर्ब्स तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जब वो खुद ही अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब का हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेन वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब है तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, डू, डज या डीड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेन वर्ब्स आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को अलग से देना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद ध्यान देना, मेन वर्ब्स हैव ऑल द वर्ब फॉर्म्स। मेन वर्ब्स के ऑल द वर्ब फॉर्म्स होते हैं, मतलब उसके सभी फॉर्म्स होते हैं। किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर वर्ब इन्फ्लेक्शन की बात करें तो किसी भी वर्ब के जो ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं ना उनके 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम प्ले की बात करें तो V1 में प्ले हो गया, V2 में प्लेड हो गया,
V3 में प्लेड हो गया। अच्छा, इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है ING लगा देते हैं, प्लेइंग हो गया। और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होगा जिसको हम सिंगुलर नंबर का वर्ब बोलते हैं, प्लेज हो गया। तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो अगर ये नीड या डेयर अगर मेन वर्ब का काम करेगा तो नेचुरली इनके पास भी अपना 5 फॉर्म्स होंगे। अगर मॉडल वर्ब्स होगा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो डेयर, देखो नीड तो बोल सकते हो, नीड बोल सकते हो, लेकिन आप नीडेड नहीं बोल सकते हो, आप नीड्स नहीं बोल सकते हो, आप नीडिंग नहीं बोल सकते हो अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो। लेकिन अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो आप नीड भी बोल सकते हो, नीड्स भी बोल सकते हो, नीडेड भी बोल सकते हो, नीडिंग भी बोल सकते हो, यानी सभी फॉर्म्स इनके होंगे। ठीक है, ये सभी फॉर्म इनके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया तो चलिए छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग बना लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एक बार अगर ये एक्सरसाइज बना लिया ना तो मॉडल वर्ब्स कब है और मेन वर्ब्स कब है, ये सारा कंफ्यूजन आपका इस छोटे से एक्सरसाइज से आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि ये जो ब्लैंक में जो कुछ भी हम लगाने वाले हैं, मतलब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नीड या डेयर का यूज हम कर रहे हैं, तो ये किस तरह से यूज हो रहा है, ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है या मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। जैसे सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है यू नीड नॉट डैश टू वरी या वरी। अब देखो यहां पर ये ब्लैंक स्पेस को फिल करना है, आपके पास ऑप्शन है ब्रैकेट में, एक तो है टू वरी और एक है वरी। वरी का मतलब हो गया V1 और टू वरी का मतलब क्या हो गया, टू वरी का मतलब हो गया कि ये आपका फुल इन्फिनेटिव है, ये आपका फुल इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये आपका 2 + V1 जो है फुल इन्फिनेटिव है। अच्छा, यहां पर बात हो रहा है V1 और 2 + V1। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसके साथ हम V1 लगाएंगे, और अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके बाद आने वाले वर्ब को हम टू के साथ लगाएंगे। ये बात मैं यहीं पर बता चुका हूं। तो चलिए सिंपली हम यहां पर ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ है यू नीड नॉट, यू नीड नॉट। तो यू नीड नॉट का मतलब है, देखो नीड के साथ नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है। अगर नीड के साथ नोट विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब्स, अगर बिना किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर नीड आपका अकेले आता है नोट के साथ, तो इसका मतलब है सेंटेंस नेगेटिव है। और नेगेटिव वाले सेंटेंस में जो नीड होगा ना वो मॉडल वर्ब होगा, और मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये वाला हो जाएगा। तो यानी यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, ये आंसर हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी। समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ यू डोंट नीड डैश वरी। आप बोलोगे सर डोंट में भी तो नोट लगा हुआ है, डोंट में भी तो नोट लगा हुआ है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करें हम इसको, अगर नेगेटिव है तो इसको भी मॉडल मान ले क्या। देखो सभी नेगेटिव मॉडल नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो पहले वाले में नीड के साथ, देखो नीड के साथ नोट आया है, कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। लेकिन सेकंड वाले में डोंट लगा हुआ है, यानी डू के साथ आ रहा है, डू के साथ आ रहा है, डू के साथ नोट आ रहा है। तो डू तो क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो भाई अगर हम इसको मॉडल मान के चलते हैं तो मॉडल के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो हम क्या करेंगे, टू के साथ वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो यू डोंट नीड टू वरी, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टू वरी हो जाएगा, यहां पर आपको टू वरी लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको टू वरी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नीड यू डैश टू वरी या वरी। अब देखो नीड को बाहर निकाला गया है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में जो नीड होता है ना मॉडल वर्ब होता है। और अगर मॉडल वर्ब होता है तो केवल V1 वाला फॉर्म लगाओ, और केवल V1 वाला फॉर्म की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, वरी हो जाएगा, यानी नीड यू वरी, नीड यू वरी। उसके बाद देखो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इसके साथ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू आ गया। इसका मतलब है कि अब जो नीड होगा ना वो मॉडल नहीं बल्कि मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ हम टू वाला फॉर्म लगाते हैं, यानी यहां पर टू वरी हो जाएगा, यहां पर टू वरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, देखो यू नीड डैश, यू नीड टू वरी या यू नीड वरी। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव। अगर कहीं पर नोट रहता तो ये नेगेटिव हो जाता,
और अगर ये नीड पहले निकला हुआ होता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंटेरोगेटिव होता, तो इंटेरोगेटिव भी नहीं है। ये ना तो नेगेटिव है ना तो इंटेरोगेटिव है, तो फिर क्या है? तो फिर ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में नीड जो है ये किसका काम करेगा? अफर्मेटिव में ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और अगर ये नीड मेन वर्ब है तो इसके बाद फिर क्या करो? टू के साथ लगाओ, यानी टू वरी हो जाएगा, टू वरी हो जाएगा, यहां पर टू वरी हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? देखो आप लोग भी केवल चुपचाप देखो मत, साथ ही साथ आप लोग आंसर भी करो, ताकि मुझे ये भी समझ में आए कि हाँ जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश करो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। ठीक है? हाँ। अभी देखो और क्वेश्चंस यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है? 6 नंबर, चलो 6 नंबर फटाफट आप लोग बना करके बताना। ही डैश टू वरी, यानी पहले से यहां पर टू वरी देकर के बता दिया गया। अब आपको क्या करना है? ये ब्लैंक स्पेस में सेलेक्ट करना नीड होगा या नीड्स होगा। चलिए फटाफट आप लोग बताइए यहां क्या होना चाहिए, आप लोग बताइएगा यहां पर क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात तो है कि यहां पर टू के साथ लगाया गया है, टू के साथ लगाया गया है, टू के साथ लगाया गया, मतलब यहां पर जो नीड आएगा ना वो मेन वर्ब के रूप में होगा। और जब भी कोई वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह यूज होता है ना तो वो सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करता है, उसको सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करना पड़ेगा, टेंस के साथ और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करना पड़ेगा। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब है कि ही के साथ एग्री करना पड़ेगा, और ही क्या? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर मेन वर्ब लगाते हैं। तो दोनों में सिंगुलर कौन है? दोनों में सिंगुलर है नीड्स, यानी एस के साथ। यहां नीड केवल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हमें नीड्स लगाना पड़ेगा, यानी मेन वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करवाना पड़ता है। तो यहां लगाना पड़ेगा नीड्स, यहां लगाना पड़ेगा नीड्स। ठीक है? हाँ। उसके बाद देखो अगेन यहां पर क्या है? यहां पर टू वरी लगा हुआ है। अब टू लगा हुआ है तो अगेन यहां पर मेन वर्ब की तरह आएगा। तो मेन वर्ब की तरह अगर आएगा, ध्यान देना है, दे नीड टू वरी। ठीक है? दे नीड टू वरी। तो यहां पर कौन कौन सा आंसर हो सकता है बताइएगा। सबसे पहली बात है मेन वर्ब की तरह यूज होगा, और यहां पर नीड्स है सिंगुलर और दे है प्लूरल, तो ये तो कतई नहीं होगा, नीड्स तो कतई नहीं होगा। लेकिन हाँ यहां पर ये दोनों यूज हो सकता है, नीड भी होगा और नीडेड भी होगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। नीड जब करेंगे हम तो ये प्रेजेंट में होगा, और जब नीडेड करेंगे तो पास्ट में होगा, यानी दे नीड टू वरी, दे नीडेड टू वरी, दोनों होगा। बट ये नहीं होगा, ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर दे के साथ नहीं जाता है। ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्या, डीड दे नीड। अब देखो डीड लगा हुआ है, डीड लगा हुआ मतलब एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ। और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है? क्या एक मॉडल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम लगाएंगे पहले? नहीं ना। तो मेन वर्ब अगर है तभी तो इसके साथ डीड लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ब्लैंक स्पेस में क्या आने वाला है? यहां पर आने वाला है मेन वर्ब। और अगर मेन वर्ब आने वाला है तो मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? ये 2+V1 में होगा। तो हाँ, डीड दे नीड टू वरी, तो यहां पर टू वरी करना पड़ेगा। ठीक है? टू वरी करना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ही डैश नॉट अपोज मी। अब देखो यहां पर ऑप्शन है डेयर और डेयर्स, डेयर और डेयर्स। तो क्या लगाओगे? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, फट से देखेंगे कि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वाले फॉर्म को लगा देंगे, यानी डेयर्स को लगा देंगे। लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि सबसे पहले ये तो डिसाइड कर लो ना कि यहां पर जो डेयर आने वाला है वो मेन वर्ब होगा या मॉडल वर्ब होगा। तो देखो यहां पर नॉट लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव में है, और नेगेटिव में क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। तो करेक्ट आंसर डेयर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है। मॉडल वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स नहीं होते। हम लोग कैन को कभी कैंस लिखते हैं क्या? नहीं ना। हम लोग कभी भी शुड को शुड्स भी लिखते हैं क्या? नहीं ना। तो मॉडल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स नहीं होते और सब्जेक्ट के साथ उसको एग्री करना नहीं पड़ता है। और जैसे ही हमने नोट देखा ना तो हम समझ गए कि सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा, और मॉडल वर्ब में क्या होगा? आपका डेयर होगा, ना कि डेयर्स। तो यहां पर डेयर लगाना पड़ेगा। ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट अपोज मी, मतलब उसके पास मुझे अपोज करने का हिम्मत नहीं है, मतलब वो साहस नहीं दिखाता है मेरा विरोध करने का। नेक्स्ट देखो क्या है, ही डैश मी टू फाइट
टू फाइट विथ हिम। अब देखो यहां पर जो आगे एक मेन वर्ब आ रहा है वो टू के साथ आ रहा है, तो अगर टू के साथ आ रहा है तो डेयर को यहां पर हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे कि मॉडल मानेंगे? हमें मेन वर्ब मानना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल हम मान नहीं सकते हैं। अगर मॉडल मानेंगे तो यहां पर बिना टू के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल तो अपने बाद V1 लेता है, लेकिन यहाँ टू के साथ V1 है, तो यहां पर हमें मेन वर्ब मानना पड़ेगा। और अगर मेन वर्ब मानना पड़ेगा तो ये तो होगा नहीं, डेयर तो होगा नहीं, तो फिर डेयर्ड लगाना पड़ेगा, फिर डेयर्ड लगाना पड़ेगा, इसके पास्ट फॉर्म में डेयर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही डेयर्ड मी टू फाइट विथ हिम, यानी उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं उससे लड़ूं, मैं उससे लड़ूं, है ना, उसके साथ फाइट करूं। लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस। देखो ही डेयर नोट, देखो डेयर के साथ नोट लगा हुआ मतलब सेंटेंस प्योर नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है तो क्या करेंगे, कैच लगाएंगे, कैच, कैच, टू कैच नहीं, कैच होगा। ठीक है, ही डेयर नोट कैच स्नैक्स, ठीक है, वो सांप पकड़ने की हिम्मत नहीं करता है। उसके बाद देखो क्या है, यहां पर टू कैच लगा हुआ है, यानी टू के साथ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। और अगर मेन वर्ब आएगा तो इस सब्जेक्ट के साथ भी एग्री करवाना पड़ेगा इसे, तो इसके साथ एग्री करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेयर्स लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आंसर, ये नहीं, है ना। तो ही डेयर्स क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू कैच, ही डेयर्स टू कैच स्नेक। ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। उसके बाद देखो क्या, अगेन यहां पर क्या है, टू के साथ लगा हुआ, टू के साथ है तो यहां पर मेन वर्ब आने वाला है, और अगर मेन वर्ब आएगा तो डेयर नोट तो हम नहीं लगाएंगे, डेयर नोट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि टू के साथ आ रहा है, यानी यहां पर हमें मेन वर्ब के रूप में लिखना पड़ेगा। और मेन वर्ब अपने साथ क्या करता है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, देखो तो ये वाला हो जाएगा, डज नॉट डेयर, शी डज नॉट डेयर, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा शी डज नॉट डेयर टू, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर रीजन आप लोगों को बता दिए कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करने हैं। देखो डीड दे, अब देखो डीड लग गया, डीड लगा मतलब पक्का यहां पर मेन वर्ब आएगा। ठीक है, मतलब ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और अगर मेन वर्ब की तरह हुआ है तो टू के साथ लगा दो भाई, डीड दे डेयर टू लगा दो, टू गो देयर। ठीक है, हाउ डैश से, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब उसको ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, बोलते ना हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, करेज बता रहे हैं, तो यहां पर अगर इंटेरोगेटिव है तो ये क्या है, ये मॉडल वर्ब, और अगर मॉडल वर्ब है तो डेयर्स तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा, डेयर लगाना पड़ेगा। तो हाउ डे ही, हाउ डेयर्स ही नहीं, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही से दैट, उसे यह कहने की हिम्मत कैसे हुई। देखो उसके बाद क्या है, अब देखो यहां पर जो भी आएगा इस ब्लैंक जगह पे, यहां पे जो नीड आएगा ना वही मेन वर्ब होगा, क्योंकि अगर मॉडल वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब को अपने बाद मेन वर्ब चाहिए, तो यहां मोटिवेशन तो वर्ब है नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्टली यही नीड क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये है, ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है, ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो क्या है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट के साथ ही के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर फॉर्म जाएगा, यानी यहां पर नीड्स को लेना पड़ेगा, यहां पर नीड्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, नीड नहीं, नीड्स को लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ही नीड्स मोटिवेशन, ही नीड्स मोटिवेशन। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये सभी चीज, कि कब हमें नीड या डेयर को मॉडल वर्ब मानना है और कब हमें इन्हें मेन वर्ब मानना है। इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल इनफ रीजंस बताए हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम से एक्सेस कर लेना इसके पीडीएफ को। ठीक है, तो इसके साथ जो आपका चैप्टर है, इसके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 32 है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। ठीक है, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 33, और बहुत जल्द हम लोग प्रीपोजिशन भी पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन ग्रामर का सबसे खतरनाक टॉपिक। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, जितना अभी तक बाकी के चैप्टर्स मैंने कराए बिल्कुल कंसेप्ट और लॉजिक के साथ। प्रीपोजिशंस मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा उस तरीके से, कभी रटने वाला चीज नहीं होगा आपके साथ, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ वीडियोस को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक
जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियोस में कम से कम लाइक और कमेंट करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए, खुद को और इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर वीडियोस आए, रेगुलर क्लासेस आपको मिले और बिल्कुल इनहैंस्ड मतलब इंप्रूव्ड कंटेंट्स आपको मिले, क्वालिटी कंटेंट्स मिले, तो ये तब होगा जब आप हमें मोटिवेटेड रखेंगे। और आप हमें मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 33 में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।